सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 मींस अ पेपर कोड 08 कॉमर्स, जिसको बेटा हम लोगों ने वेरियस यूनिट्स में डिवाइड कर लिया था, जिसमें से हमारी कल एक यूनिट और खत्म हुई थी। आज हमारी नेक्स्ट यूनिट है चैप्टर 4, जो कि बात करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। सर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीनिंग का मेन मकसद क्या है? सो इट मींस अ काइंड ऑफ ओनरशिप इन ओवरसीज बिजनेस एंटिटी। जब आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, यानी कि जब आप कोई भी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करते हो, वो बेटा आपका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कंसिडरेशन में बोला जाता है। बट एज कंपैरिजन टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या बात करता है कि सर जब हमारा कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करा जाता है किसी इंडिविजुअल, फर्म, पब्लिक बॉडी और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू, इक्विटी स्टेक्स के थ्रू किसी भी अदर कंट्री में, तो वो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोला जाता है। आगे आता है बेटा इसमें हमारा क्या, फॉरेन बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला फायदा क्या है इसमें कि सर जो हमारी होस्ट कंट्री होती है वो कुछ चीजों को कंसीडर करके चलती है। मींस एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके चलो, बेटर करके चलो, मेंटेन करके चलो, स्पिल ओवर द अदर फर्म्स बेस्ड इन द होस्ट कंट्री। कंपटीशन को इनहांस और बूस्ट करने के लिए बेटा ये यूज किया जा सकता है, और सर्विस क्वालिटी और अच्छी गुड्स की अवेलेबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को एनहांस करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड ब्रिंगिंग दी होस्ट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज ग्रुप्स, यानी कि सर किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर प्रॉपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना, देखना, जानना, समझना, वो सब इसके अंदर कंसीडर करा जाता है और मेंटेन, मैनेज किया जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा वो डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड रहती है, एंड उसके हिसाब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती और कम होती रहती है। Some major types of foreign direct investments are discussed here. The first one is inward foreign direct investment, such as a kind of a direct investment which is termed as an inward direct foreign direct investment, like India का great investment which is made by a foreign firms है, such as a Suzuki, Honda, LG, Samsung, General Motors, Electrolux। ऐसी कंपनीज जो हैं उनमें इंडिया ने इन्वेस्ट करा हुआ है। एंड आउटवर्ड, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज जिसमें इंडिया में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लाइक अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इन फॉर्मेट ऑफ सच एज टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, वीडियोकॉन, ONGC, रैनबैक्सी। ये सब बेटा वो इलस्ट्रेशन है, आउटवर्ड रिलेशन है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हम बात करें तो बेटा जो हमारा FDI है वो 4 से 5 तरीके से चलता है। मीन्स सच एज अ हॉरिजॉन्टल, सच एज अ वर्टिकल, सच एज अ बैकवर्ड, सच एज अ फॉरवर्ड। So first of all, we discuss about the horizontal, where the firm invests in a foreign company. Similarly, production activities are carried out in a home country is termed as a horizontal foreign direct investment, यानी कि फॉरेन के साथ साथ इंडियन कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकली ऑलवेज सेज दैट द इंडस्ट्रीज abroad so as to either provided input to the firm domestic operation or sell its domestic output is termed as a vertical FDI. Thus, the vertical FDI takes place when the multinational fragments and the production process internationally, locating each stage of production of the country। जो हर डिफरेंट स्टेज, यानी कि सिर्फ या तो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट्स इट। एंड ऑन द अदर हैंड द बैकवर्ड और वर्टिकल FDI की बात हम करें तो इट स्टेट्स दैट द providing input of the firm production process in the home country termed as a backward vertical FDI, such as the FDI, the historical, common and extractive industries such as the mining, bauxite, mining, petroleum extraction companies like British Petroleum and Shells have expanded। यानी कि specifically बेटा backward और
अनसोशलाइज्ड एरियाज में इन्वेस्ट करना, जिससे कि सर वहां पर प्रॉपर तरीके का वेलफेयर हो सके, प्रॉपर तरीके की ग्रोथ हो सके, वो इससे रिलेटेड यहाँ पे कंसीडर करी जाती है। नाउ द फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई स्टेट्स फॉर दी व्हेन सेटिंग अप ऑफ द मार्केटिंग नेटवर्क असेंबलिंग और मिक्सिंग द ऑपरेशन ओवरसीज द रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल FDI is considering as what are known as a forward vertical FDI। अगर इसको हम आसान सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हॉरिजॉन्टल FDI वो FDI होती है बेटा कि जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन में भी हो रहा है एज वेल एज इन इंडिया हो रहा है। वर्टिकल जो सिर्फ या तो फॉरेन में हो रहा है या सिर्फ इंडिया में हो रहा है। बैकवर्ड सच एज अलोंग द वे सच बैकवर्ड एंड अनपॉपुलराइज्ड एरियाज में इन्वेस्ट करना जहां पे सब फायदा हो सके। एंड ऑन द अदर हैंड इज अ फॉरवर्ड यानी कि सच ग्रोथ एंड डेवलप्ड एरियाज में वर्क करना जहां पे सर डेवलपमेंट इनहांस हो सके। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई जो है वो बात करता है क्या मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री इज टर्म्ड एज अ कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो रिसोर्सेज सीकिंग एफडीआई जो है वो विस कंपटीशन एमएनई इन्वेस्टमेंट और कंट्रीज के साथ साथ काम करते हैं जिससे बेटर तरीके से काम हो सके। द मेजर इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट्स की बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पे कंसीडर करी जाती है। अगला पॉइंट क्या बोलता है व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट countries like capital and necessary technical skills for the resources extension such FDI is favored। यानी बेटा कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इसी बेसिस पे अच्छे चल पाएगी जहां पर कैपिटल और नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स की अवेलेबिलिटी होगी। कोई भी होस्ट कंट्री नो लॉन्गर कंसंट्रेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एफडीआई कैपिटल टेक्निकल स्किल्स आर एबल टू सेट अप विद द कॉम्पिटिटिव इंडिजिनस एंटरप्राइजेस। एफडीआई गिव्स अ वे टू नॉन इक्विटी अरेंजमेंट एंड आर्म्स लेंथ ट्रेड रिलेशन। एफडीआई नॉन इक्विटी अरेंजमेंट की जगह और इक्विवेलेंट आर्म लेंथ यानी कि एक समान ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देता है या फोकस करता है। हिस्टोरिकली रिसोर्सेज सीकिंग एफडीआई हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट बट it is a significance has declined considerably over a time। यानी कि प्रॉपर ओवर अ टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीजें इनहांस होती जाएंगी वैसे वैसे इनकी अवेलेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों मूव ऑन होती रहेगी। एमएनईज की बात करें मैशनरी एंटरप्राइजेस की या मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस की such as oil, agro-based processing, metals like steel, copper and bauxite, इन सब चीजों पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा लेबर इंटेंसिव गुड्स के साथ काम करता है। फॉर इंस्टेंस नेचुरली ऑकरिंग सोडा एश इन केन्या रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द हाफ फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि अगर किसी कंट्री के पास इस तमाम तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो आसानी से अपने कामों को बढ़ा सकती है। ऑन द अदर हैंड देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या अचीव गैस इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो। बेसिकली बेटा ये जिम्बाब्वे की दो सिटीज हैं जहां पर ये अवेलेबल रहता है जिसके थ्रू मोटर कॉर्प सेक्टर में इन्वेस्टमेंट destinations for Tata Chemicals because the country holds 60% of the world phosphate resources। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये बात बताई गई कि जैसे जिम्बाब्वे की दो सिटीज हैं स्टेट्स हैं या जगह हैं जहां पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जहां पर बेसिकली गैस जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और सस्ते रेट में अवेलेबल हो जाती है जिसको कि प्रॉपर्ली यूज करके आप बेटर तरीके से कामों को एनहांस कर सकते हो। द मेजर मार्केटिंग सीकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बात करते हैं तो बेटा ये साइज ऑफ द मार्केट पे काम करता है कि कोई मार्केट किस स्केल पे काम कर रही है। इट्स ओवर ऑन लार्ज स्केल और ओवर ऑन द स्मॉल स्केल। ऑन द अदर हैंड जो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं परपेचुअल राइवल्स होते हैं न्यू मार्केट्स को एनहांस करने का काम होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए काम होता है वो सब इसके अंदर कंसिडरेबल होता है। द मेजर इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो बेटा वो मार्केट साइज मार्केट ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन पे काम करता है कि कैसी मार्केट है लार्ज स्केल है स्मॉल स्केल है किस तरीके की मार्केट में काम हो रहा है क्या रीजनल इंटीग्रेशंस हैं उनको बेटर करने के लिए इस पे काम होता है। और मार्केट सीकिंग एफडीआई जो होती है बेटा वो एमएनईज इन अ लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है सच एज ऑटोमोबाइल कंप्यूटर प्रोसेसिंग फूड्स सिगरेट्स एक्सेट्रा। इन सारे कामों को कंसीडर करने पे यहाँ पे बात होती है कि किस तरीके की चीज को यहाँ कंसीडर किया जा सकता है जिससे कि बेटर तरीके से काम हो सके और मूव ऑन किया जा सके। अच्छा ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक चीज और आती है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। जो एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई है दे ऑप्ट फॉर द एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई
एज द पार्ट ऑफ अ रीजनल एंड ग्लोबल प्रोडक्ट, यानी कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्लोबली लीड करो, अच्छे से काम कर सको, मैनेज कर सको, मेंटेन कर सको, वो सब इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। द मेजर इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट्स आर ओनली 4 बेसिस। द वन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज। ये बेसिकली कंसीडर करती है किसके अंदर बेटा, हमारी एफडीआई की लेबर एफिशिएंसी टेक्निक्स में। अच्छा, एफिशिएंसी को सिर्फ इसी कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में डाला जाता है, सच एज मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, बिजनेस सर्विसेज जैसी भी चीजें जिनके थ्रू अपने काम को और एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, अब एंट्री मोड्स की हम बात करते हैं कि किन बेसिस पे हम अपने काम में एंट्री ले सकते हैं। वो है बेटा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यानी वो न्यू फैसिलिटी है जो एक्सपेंशन करती है एक्सिस्टिंग फैसिलिटीज, टर्म्ड एज अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बेसिकली इस बारे में देखती है कि कौन सी कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रही है इन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, लाइक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट फैक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बच्चे चीजें इसके अंदर हमारी कंसीडर करी जाती हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है बेटा क्या, पर्टिकुलरली द एटीट्यूड टुवर्ड्स द टेक ओवर इन कैपिटल मार्केट, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज, रीजनल इंटीग्रेशन, करंट सेल्स एंड द रोल प्लेड बाय द इंटरमीडियरीज सच एज द इन्वेस्टमेंट बैंकर अफेक्ट द मोड ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। यानी कि प्रॉपर तरीके से क्या काम कंसीडर किया जा सकता है वो इसके अंदर बेटा हमारी देखने वाली बात होती है या बताई जाती है, जिससे कि हम बेटर तरीके से कामों को एनहांस कर सकें और अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। अगला बोलता है बेटा क्या, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बाय होस्ट कंट्रीज, इट्स द मेन एम इज टू इन्वेस्ट इन अ न्यू ग्रीन फील्ड वेंचर्स, यानी कि न्यू बिग बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करना, ये मेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का पहला पार्ट होता है। और हर होस्ट कंट्री चाहती है कि ग्रीन फील्ड ऑपरेशंस आर प्रेफर्ड मोड ऑफ एफडीआई, प्रॉपर एफडीआई के साथ काम हो सके बाय द हेल्प ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब होता है बेटा कि एक या दो कंपनी आपस में जब मिल गए तो ये मर्जर हुआ। एक्विजिशन मींस जब एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया तो दे बिकम्स एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये आज के टाइम का बहुत ही पॉपुलर मोड हो गया बिजनेस का, जिसको लोग ऑप्ट करके तमाम अदर तरीके के बेनिफिट्स ले रहे हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट और एडवांसली बूम ला सकते हैं। अराउंड 70 to 80% एफडीआई जो है बेटा वो M&A से ही आ रहा है। और जो वैल्यू ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो क्रॉस बॉर्डर डील्स के हिसाब से बोथ इनबाउंड है और आउटबाउंड है, इस चीज से कि वो 409% फ्रॉम यूएस डॉलर 9.5 बिलियन 2005 में एंड यूएस डॉलर 48 बिलियन इन 2007 में यूज किया था, बट नाउ वो 2008 में अगेन डिक्लाइन हो गया था। बट आज भी बड़ा मेड इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स की वजह से इंडिया के अंदर यह चीज काफी बूस्टर पीरियड में है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, आप किन किन सेक्टर की मदद से बेटा आ सकते हो हमारे फर्म में इन्वेस्ट करने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इज इंडस्ट्रियल एफडीआई, इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट करिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैन पावर सस्ते मिल जाए, हमारा लॉजिस्टिक का पैसा बच जाए, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए और हमको रिजल्ट भी अच्छे मिल जाए। बायपास ट्रेड बैरियर्स लाइक सच, आप इंपोर्ट टैरिफ्स को यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर गुड्स को यूज करके काम कर पा रहे हो, सर एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, फिजिकली अपीयरेंस कर रहे हो ड्यू टू स्ट्रैटेजिक रीजंस के साथ, नॉन इंडस्ट्रियल एफडीआई की बात कर रहे हो और अदर सर्विस सेक्टर्स की भी बात हो रही है जो इसके अंदर कंसीडरेबल करी जाती है। Now the part is the major reasons for non-industrial FDI means the strategic options is to international trade to overcome the regulatory obstacles and regular contract to the customers, जो various customers के related यहाँ पे बातचीत हो रही है। Now on the basis of strategic mode की अगर हम बात करें तो बेटा strategically हमारे पास तमाम अदर भी resources हैं, but mainly 3 resources हैं जिनकी मदद से आप strategically invest कर सकते हो। The first one is export replacement, third one is export platform and the लास्ट वन इज डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोर्ट रिप्लेसमेंट का मतलब बात यह है कि आप एक्सपोर्ट के सब्स्टिट्यूट को लाइए, उसको रिप्लेस करिए, इस बेसिस पे नहीं कि आप उस चीज को वहां पे बनाने मत करो, इस बेसिस पे करने की कोशिश करिए कि आप उस काम पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करके अपना फर्दर प्रोटोकॉल एनहांस कर सकते हो। नाउ द एक्सपोर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो बेटा ये मिनिमाइज करता है फर्म के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और एफडीआई जो है बेटा वो यूटिलाइज करता है टारगेट कंट्री एंड ग्लोबल मार्केट्स को।
इसके अलावा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना और हालांकि और अच्छे गुड्स को रन मैनेज करना, ये सब इसके अंदर का पार्ट कंसीडर होता है। डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशंस क्या बात करता है, दे यूजेस टू द टारगेट एज द सर्व इन्वेस्टर्स कंट्री, होम कंट्री एंड द काइंड ऑफ द एफडीआईज ऑब्टेन द चीप इनपुट्स, जो आसानी से हमको ज्यादा रिटर्न्स दे सके बेटा, वो सब इसके अंदर कंसीडरेबल होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मेंशन होता है, वो इज दैट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एफडीआई, प्रमोट करना सब्स्टिट्यूशन को, और फर्म जनरली इस टारगेट कंट्रीज के साथ काम करके अपनी हाई पर कैपिटल इनकम को बूस्ट कर सकती है। अच्छा, नाउ द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट्स टू होम एंड होस्ट कंट्री, क्या बेनिफिट मिलते हैं एफडीआई की मदद से। थोड़ा एफडीआई की मदद से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी तमाम अदर फिजिकल एसेट्स पे। एफडीआई की मदद से बेटा आपके जो इंटेंशंस है एसेट्स को कंट्रोल करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, वो हमारे सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं, और इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू सेल ऑफ और पुल आउट ऑफ द एफडीआई एंड अदर सिक्योरिटीज एटसेट्रा ड्यू टू द ईज विद द एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मदद से आप तमाम लिक्विडेशंस और मोर वर्टिलाइज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपको सारे गोल अचीव हो जाए। अब ये तो जो गोल्स की बात हुई, ये होम और होस्ट कंट्रीज दोनों की बात हुई, बट प्रॉपर अगर होम कंट्रीज की बात करें तो इसके थ्रू बेटा कोई भी कंट्री, होम कंट्री, एक बैलेंस मेंटेन कर लेती है पेमेंट सिचुएशन में। इमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल गुड्स को बेसिकली इंपोर्ट कराना एंड देन उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और तमाम अदर गुड्स को प्रोड्यूस करना, ये बेनिफिट्स है होम कंट्री के। अगला क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ द होम कंट्री। होम कंट्री की क्या बेसिकली कॉस्ट लगती है, तो होम कंट्री को चाहिए सिर्फ एक स्किल्ड मैन पावर, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स एंड कैपिटल, जिसके थ्रू वो इनिशियल कैपिटल फ्लोज को रन करके तमाम अदर लो कॉस्ट लोकेशंस को ढूंढ करके वापस से लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन बूस्ट कर सकती है। देन द डिक्रीज इन अ होम कंट्री एक्सपोर्ट विल गेन एडवर्सली अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काम बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ द होम कंट्री में कंसीडर होते हैं, बट इसका डायरेक्टली बेनिफिट हमारी होस्ट कंट्री को मिलता है ऑन दी व्हाट बेसिस। तो बेटा होम कंट्री जो है उसको पहला बेनिफिट तो मिलता है कि सर आपके पास एक लार्ज स्टॉक कैपिटल हो जाती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, मैनेजमेंट स्किल्स बूस्ट हो जाती हैं, और आप एक्सपर्टीज करते हो अपनी होल्डिंग इकोनॉमी में। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बेटा वो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्सेज, एमएनए रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इनकम लेवल और इंक्रीज्ड डिमांड में। साथ ही साथ दिस इज हेल्प्स टू क्रिएट अ न्यू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और साथ ही साथ इट आल्सो क्रिएट्स अ पूल ऑफ ट्रेंड पर्सोनल, यानी कि प्रॉपर ट्रेंड पर्सोनल्स की भी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करके चलता है। अच्छा, जो इनफ्लो है हमारा वो इस चीज से और कंसीडर होता है कि सर जो हमारी कैपिटल है वो प्रॉपर तरीके से रन हो रही है कि मैनेज नहीं हो रही, यानी कि सर ये इंप्रूव करता है कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट को। एट द सेम टाइम ये ध्यान रखता है कंट्री के बैलेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पेमेंट्स को ऑल्सो। यहां तक कि एफडीआई के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ये भी बता देते हैं कि क्या हमारे पास गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस में अवेलेबल है या नहीं है। नाउ द कॉस्ट ऑफ होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्रीज के साथ क्या कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन रिजल्ट इन द डेट्रॉइटेशंस ऑफ द कंट्रीज बैलेंस शीट और पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द रेपुटेशंस ऑफ प्रॉफिट, पेमेंट एंड डिविडेंड, यानी कि सर जो हमारे इंटरेस्ट, रॉयल्टी और तमाम अदर फैक्टर्स हैं वो उसके पास एज अ फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट और एज अ फॉर्मेट ऑफ इनकम अचीव होते रहते हैं। M&E, because of their larger big size operation, the large economical power, the greater financial resources can destroy competition and eliminate the local producers and hampers of the growth of a native इंडस्ट्रीज, यानी इनको इनहांस करना, इनको बूस्ट करने से काम रिलेटेड इसमें कंसर्न होता है। आगे बोला क्या जाता है सर, if the M&E is able to monopolize the market then they can charge higher price। और बेटा अगर कोई भी मोनोपोली मार्केट में इस तरीके से आपकी रन कर रही है थोड़ा उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसेस को कंसीडर या चार्ज कर सकते हो जो आपकी उन तमाम चीजें और फैक्टर्स को इनहांस और बूस्ट कर सकती है मच बेटर तरीके से एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। ओके, आफ्टर दैट बेटा क्या इसमें बोला गया है, आफ्टर दैट इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे ट्रेंड्स हैं इन एफडीआई में वो क्या है। तो बेटा पास्ट 30 ईयर से जो मार्केट है वो इंक्रीज हुई है, बोथ में, फ्लो में भी और स्टॉक में भी। द एनुअल आउटफ्लो इज अराउंड $51 बिलियन जो कि 1980 में था, $1.2 ट्रिलियन अराउंड 2000 में। आफ्टर दैट ये फॉल हुआ 1999
904 बिलियन इन 2005, जिसने इम्पैक्ट डाला, इफेक्ट डाला हमारी कंट्री के वेरियस क्राइसिस में। हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप फॉर एज एन इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके एंड ट्रेंड्स को आप समझ सकते हैं। मोर ओवर इनसे ज्यादा तो नहीं, बट यस एमसीक्यू अंडरलाइंड बेसिस पे ज्यादातर बन सकता है और इससे उतना इन कंपेयर टू अदर थिंग्स उतना रनिंगेबल नहीं होता है। बट जो मेन चीज है वो ये कि ओवर द सेम पीरियड डिस्पाइट द जनरल डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेड बैरियर द फ्लो ऑफ एफडीआई हैज एस्केलेटेड फास्टर। बट धीरे धीरे ट्रेड बैरियर्स को हटाते हटाते आज वो काफी तेजी से इनहांस हो चुका है। द रीजन फॉर दिस फिनोमेना कैन एट्रीब्यूटेड टू द फियर ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट प्रेशर, यानी कि सर जो ये प्रोटेक्शनिस्ट प्रेशर है इसको बूस्ट करने के लिए, इनहांस करने के लिए ये ट्रेंड्स को फॉलो किया गया है। दैट बिजनेस फर्म स्टिल फेसेस एफडीआई इज सीम्स एज अ वे ऑफ सर्कमवेटिंग फ्यूचर ट्रेड बैरियर्स। और इन प्रैक्टिशनर प्रेशर्स को कम करने के लिए आफ्टर डिक्लाइनिंग सच प्रेशर्स और रिगार्डिंग ट्रेड बैरियर्स, हमारी कंट्री ने अब ट्रेड को उतने आसानी से करना शुरू कर दिया है जो पहले नहीं कर पा रही थी। एज यू सीन दैट ओवर द लास्ट 13 years द फर्स्ट अवर मार्केट boosted with $51 billion, but after that increases with $1.2 trillion, then again loses with $904 billion in 2005. So that's all for today class. आज हम लोगों ने बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में जो यूज होने वाले दो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, वन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टूल एंड द सेकंड इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टूल को कंसीडर किया, समझा। आप इसमें अगेन से रीड करें, इस पीडीएफ को यूटिलाइज करें एंड डू मेंशन योर डाउट्स एट कमेंट बॉक्स, वेयर एट कमेंट बॉक्स, ठीक। तब तक के ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए। कोई दिक्कत डाउट आए तो आप प्लीज उसमें इसको मेंशन जरूर करिए। अंटिल अनलेस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।